माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में 100 चुनिंदा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं या फिर उसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उसे खुद में सोच के देखिए कि इसका आंसर क्या होता है, फिर मैं उसको आंसर को डिटेल में बताऊंगा। और मैं आज आपसे एक वादा करता हूं कि मेरा पर डे 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड होगा। ये मेरा पहला सेट है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता या फिर एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ये वीडियो जारी रहेगा। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ये सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब, नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करने वाली एक बॉडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो ग्रीन टिक में दिखेगा ना, वही आपका सही आंसर होगा। 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे परास्त किया? मीन्स 1194 ईस्वी का जो चंदावर युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने किसको परास्त किया था? धर्मपाल, गोविंदराज, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा जयचंद। 1194 का जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने किसे परास्त किया था? जयचंद को परास्त किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि, अग्नाशयिक ग्रंथि, यकृत ग्रंथि जिसे लीवर भी कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? आपका समय स्टार्ट होता है। इसका आंसर होगा यकृत या लीवर। यह जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। और इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं या आगे के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो डालूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है? यानी नोबल गैस जो होता है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस नोबल गैस है? आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा हीलियम गैस जो है वो एक उत्कृष्ट गैस है। आप जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये जो पीरियोडिक टेबल में गैस होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं ये नोबल गैस कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी और एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। इनके बाह्यतम कक्षा में या तो डुएट 2 इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिससे इसकी संरचना अस्थायी होती है और ये किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है या नोबल गैस है? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा हीलियम। आगे बढ़ते हैं। ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? आपका ऑप्शन है जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। ऑडी जो है ये जर्मनी की एक कंपनी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जर्मनी। ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज जो है, जैसे 87 कहीं आपको नंबरिंग में दिखेगा, तो आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए। वो मेरे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जहाँ से मैंने लिए हैं, इसीलिए उसका नंबर आपको अल्टर दिखेगा।
आप नंबर पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आजकल खास करके रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कौन सा शहर कहलाता है? आपका ऑप्शन है साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स, सेंटोस। आपका आंसर होगा सेंटोस, क्योंकि इसे कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर इसमें सेंटोस होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में स्थित है? शिकागो, मियामी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको मैं उसका पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है उसे ही न्यूरॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन हमारे किडनी से संबंधित होता है और आरबीसी ये ब्लड की कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल। तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की न्यूरॉन होती है। आगे बढ़ते, ये देखिए न्यूरॉन, आपको न्यूरॉन को दिखाया गया है। ये सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं दिया हुआ है, जिसके मध्य में आपको केंद्रक है, फिर तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो संरचना है ये न्यूरॉन का है, या तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं की संरचना को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले का चंदेरी नामक शहर किस लिए प्रसिद्ध है? अशोकनगर जिले का चंदेरी नामक शहर किस लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है तांबे के लिए, कोयला के लिए, हाथ से बनी साड़ियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा हाथ से बनी हुई साड़ियों के लिए, फैब्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए अशोकनगर जिले का जो चंदेरी शहर है ये फेमस है। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? नीचोगिरी, गोपांचल, रत्नागिरी, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो आपका सही आंसर होगा गोपांचल, ग्वालियर। ये मध्य प्रदेश का एक शहर है और इसका पुराना नाम क्या है? गोपांचल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को का अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। यूनेस्को का अस्थायी मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। बैंक ऑफ पालमपुर के लेखक कौन हैं? ये एक बुक है जिसके लेखक पूछा जा रहा है आपसे। बैंक ऑफ पालमपुर, इसके लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, वेद माथुर। आपको इसका सही आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा वेद माथुर। तो इस बुक को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है बैंक ऑफ पालमपुर। इस बुक के लेखक कौन है? वेद माथुर जी हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत में इंटरनेट किसके द्वारा लाया गया? सबसे पहली बार जो इंटरनेट लाया गया था भारत में, वो किस कंपनी के द्वारा लाया गया? BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस के द्वारा और सीपी के द्वारा, किसके द्वारा लाया गया? आपका करेक्ट आंसर होगा BSNL। यहाँ पे क्लिक नहीं किया हुआ है, आप उसको टिक आउट कर लीजिए। भारत में इंटरनेट किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहली बार BSNL के द्वारा लाया गया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोक गाथाओं में वर्णित अल्लाह उदल कौन थे? एक नाटक होता है बिहार और यूपी के एरिया में, एक नाटक अल्लाह उदल करके एक नाटक किया जाता है, तो उसमें अल्लाह उदल जो थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे, जयचंद के सेनापति थे, परमाद्री देव के सेनापति थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा परमाद्री देव के सेनापति। ये एक राजा थे, उसके सेनापति के रूप में अल्लाह उदल थे, और यही इसी पे एक नाटक भी आयोजित किया जाता है डिफरेंट सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने, ग्राहम बेल ने, एडिसन ने और लॉरेंस ने। किसने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था? आपका आंसर होगा ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किससे होता है? मलेरिया रोग किससे होता है? परजीवी से होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है या वायरस से होता है? मलेरिया जो बीमारी होती है, इसमें फीवर, आपको एक ही टाइम पे फीवर रहता है, ज़्यादा फीवर रहता है और शरीर में ठंड लगने का प्रोसेस होता है। तो ये बीमारी परजीवी किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है या फिर वायरस से होता है? मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, परजीवी से होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से, ये एक मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है और उसके ही काटने से मलेरिया रोग होता है। निम्न में से किस रक्त कणिका को शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है? विच ब्लड कॉर्पुलेट्स इज कॉल्ड हीरोइक सोल्जर ऑफ द बॉडी? किसे शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है? RBC रेड ब्लड सेल को, WBC वाइट ब्लड सेल को या प्लेटलेट्स को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा WBC वाइट ब्लड सेल। ये हमारे बाहर से जो भी विषाणु कीटाणु जो भी हमारे शरीर पे अटैक करते हैं उनसे ये फाइट करने में हमारी मदद करता है। और आपको मैं बता दूं RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये सारे हमारे ब्लड के पार्ट्स के रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? बारबारा के द्वारा, मैक्लिंटॉक के द्वारा, डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर होगा हरविंद खुराना। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ही कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया गया था। निम्न में से किस कोयला को घटिया कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट कोयला को, बिटुमिनस कोयला को, लिग्नाइट कोयला को और पीट कोयला को? आपको इसका सही आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा पीट कोयले को घटिया कोयला कहा जाता है, जबकि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील का अचुंबकीय गुण किसके कारण होता है? मीन्स इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है स्टेनलेस स्टील का, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
आयरन के कारण, कोबाल्ट के कारण, निकेल के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा निकेल के कारण। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? निकेल के कारण होता है। पानी में शक्कर का विलयन किस प्रकार का परिवर्तन है? जब आप पानी में शक्कर, चीनी को मिलाते हैं तो वो किस तरह का परिवर्तन कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ऑस्मियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। आपको इन चारों में से चूज करना है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम होती है। मनुष्य की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं? मनुष्य की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड जो होता है उसे मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सांची में, सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में? तो आपका सही आंसर होगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उपवास के दौरान ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जिस दिन आप खाना नहीं खाते हैं उस दिन आप उतना ही काम कर पाते हैं जितना नॉर्मल डे में आप करते हैं। तो आपको जो शरीर में ऊर्जा होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? यकृत से, ग्लाइकोजन से, लार से, मांसपेशियों से? कहाँ से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन से। मैं आपको बता दूं, आप जो भी ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट आप जो भी खाते हैं वो सारे ग्लाइकोजन में परिवर्तित, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम भोजन नहीं करते हैं तो यही ग्लाइकोजन हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो उपवास के दौरान ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का असली नाम क्या था? रामदास, गोपाल प्रसाद, महेश दास, इनमें से कोई नहीं? तो बीरबल का जो असली नाम था वो महेश दास था। आप जानते हैं बीरबल, तानसेन, ये सारे के सारे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनमें से बीरबल का नाम पूछा जाता है तो बीरबल का रियल नाम जो था वो महेश दास था। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कृषि के आधार पर, इनमें से कोई नहीं? सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें होती है। तो आपको ये बताना है कि किस आधार पे लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती है। आपका सही आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती है। भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल कहाँ खोला गया? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में? कहाँ पे सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल हाल ही में खोला गया है? तो आपका सही आंसर होगा दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल खोला गया है। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स
किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है आयरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। आपका सही आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स या फिर हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। मणिमेखले जिसे तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन हैं? शीतले सतनार, अलबरुनी, उत्बी या फिर फिरदौसी। इन चारों में से आपको आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा शीतले सतनार। ओडिसी जो बुक कहा जाता है, ये तमिल वर्जन उसका है, तमिल साहित्य का ओडिसी इसे ही कहा जाता है और इसका नाम है मणिमेखले। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि तमिल साहित्य का ओडिसी किस बुक को कहा जाता है? मणिमेखले को कहा जाता है और इसके लेखक कौन हैं? शीतले सतनार। अंगमारी या झुलसा रोग का संबंध किससे है? अंगमारी जो बीमारी होती है वो जानवरों में होती है या पौधों में होती है? जिसमें भी होती है आपको सही आंसर देना है। सूअर से या फिर मादा एनोफ्लीज मच्छर में होता, मादा एंडीज से फैलता है या फिर आलू में होता है या इनमें से कोई नहीं। किस में अंगमारी या झुलसा रोग होता है? आपका सही आंसर होगा आलू में। आलू में जो होता है ये अंगमारी रोग, आलू का ही अंगमारी रोग या झुलसा रोग होता है। मधुमक्खी है, मधुमक्खी एक क्या है? एक कीट है, एक स्तनधारी है, एक मोलास्का है, एक मत्स्य। ये सारे ग्रुप जो होते हैं ना, हमारे जो भी जीव होते हैं उनके ग्रुप में मोलास्का, स्तन मैमल्स, कीट, मत्स्य, फिश, ये सारे ग्रुप के नाम हैं। आपको बताना है कि मधुमक्खी किस ग्रुप में आती है। आपका सही आंसर होगा इंसेक्ट। एक कीट के रूप में मधुमक्खी होती है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 55 में कहा गया है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च सेनापति होगा, तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना तथा वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा किस लाइन के द्वारा निर्धारित किया जाता है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, मैकमोहन रेखा के द्वारा, डुरंड लाइन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आपको इन चार में से ऑप्शन चूज करना है। तो आपका सही आंसर होगा डुरंड रेखा के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखाएं निर्धारित की जाती है। तो आपको मैं बता दूं, रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या असम में स्थित है? आपको सही आंसर देना है। तो हिमालय की जो चोटी जो है कंचनजंगा वो सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई, आपको ऑप्शन है बिछेंद्री पाल, हिमा पाल, ज्योति सावंत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बछेंद्री पाल।
प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो बचेंद्री पाल ये पहली इंडियन वुमेन थी जो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। थानेश्वर के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? भानुमति, रंगदेवी, राज्यश्री, गोमती। तो ये वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन शासक थे, तो ये वर्धन वंश के शासक थे और इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। तो पूछा गया है आपसे कि हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? भानुमति, रंगदेवी, राज्यश्री या गोमती। आपका सही आंसर होगा राज्यश्री। थानेश्वर के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की बहन का नाम राज्यश्री था। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी पूर्व से 258 ईस्वी पूर्व से और 258 ईस्वी से। आपको इसमें से आंसर चूज करना है। आपका सही आंसर होगा 78 ईस्वी से। हिमालय पर्वत श्रेणी किस पर्वतीय प्रणाली से संबंधित है? सिलेंड्रिकल माउंटेन सिस्टम, बेलनाकार पर्वतीय प्रणाली, फोल्ड पर्वतीय प्रणाली, झुकावदार पर्वतीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो किस प्रकार का माउंटेन है? आपका सीधा यही क्वेश्चन हुआ। आपका सही आंसर होगा फोल्ड पर्वतीय प्रणाली से संबंधित है। फोल्ड माउंटेन, हिमालय जो है उसे न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे उम्रदराज सीईओ कौन हैं? मीन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस कंपनी के और कौन से सीईओ सबसे ज़्यादा उम्र के हैं? बिल गेट्स, श्री धर्मपाल गुलाटी, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई। इसमें तो आंसर ही दिया हुआ है श्री धर्मपाल गुलाटी। और MDH जो मसाले का होता है उसके जो एक CEO हैं उनका ही नाम धर्मपाल गुलाटी है, आपने प्रचार में देखा होगा। और ये सबसे उम्रदराज जो CEO हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के हैं और सुंदर पिचाई ये गूगल के CEO हैं। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर श्री धर्मपाल गुलाटी। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? हिमालय को, कंचनजंगा को, माउंट एवरेस्ट को, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो ऑप्शन रहता है ना वो बहुत ही क्लोजली मैच करता है, तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। आपका सही आंसर होगा दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नेशनल रेल म्यूजियम, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? VA शिवा अय्यदुरई, फाउंटेन ने, क्रिक वाटसन ने, इनमें से कोई नहीं। ईमेल जो आप आज जीमेल यूज करते हैं, याहू मेल यूज करते हैं, रेडिफ मेल यूज करते हैं, जिस भी तरह का आप ईमेल यूज करते हैं उस ईमेल का सबसे पहला आविष्कारक कौन था? आपका सही आंसर होगा VA शिवा अय्यदुरई। इन्होंने ही सबसे पहले ईमेल का आविष्कार किया था और ये एक इंडियन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु या अधातु का बना हुआ होता है? नाइट्रोजन का, नियोन का, रेडॉन का या टंगस्टन का? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है जिसके जलने से हमें प्रकाश और उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये किस चीज़ का बना होता है? आपका सही आंसर है टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का इसलिए होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और
ये जलने के बाद प्रकाश और उष्मा ऊर्जा हमें देती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, अर्थात बुलाई जाती है? किसी भी किसी भी बिल अगर पास नहीं हो रहा है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बैठक बुलाया जाता है। तो वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या संसद के द्वारा? आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति लोकसभा के दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है, जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा का सभापति, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 से 22, 40 से 50, 500 से 600, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 20 से 22 हमारे शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं और ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। उड़ने वाले पक्षियों में कौन सी अस्थियां पाई जाती है? जो भी पक्षी उड़ते हैं उनमें कौन सी अस्थि पाई जाती है? किस तरह का बोन पाया जाता है? हल्की अस्थियां, भारी अस्थियां, वातित अस्थियां, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा वातित अस्थियां, एरेटेड बोन। मीन्स जो भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनके बोन जो होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें हवा पास हो सकती है, इस तरह का बोन होता है और यही कारण है कि वो उड़ पाते हैं। गोवा तथा महाराष्ट्र के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्कल तट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा कोंकण तट। तो ये गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है पश्चिमी घाट के तरफ, तो उसमें इस तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। दिग्विजय की नीति किस शासक ने अपनाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने और कृष्ण प्रथम ने? तो आपका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। ये गुप्त वंश का शासक था और इसने दिग्विजय की नीति, दिग्विजय मतलब पूरे वर्ल्ड को जीतने का जो लक्ष्य था वो इसने रखा था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था। ये भी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दिग्विजय की नीति किसने अपनाया था? समुद्रगुप्त ने अपनाया था। और क्यों कहा था वीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन? इसके दक्षिण विजय, दक्षिण में लगभग 12 राज्यों को इसने जीता था। मैंने गुप्त राजवंश पे एक वीडियो बनाया है। ये तो मेरा क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज है जिसको मैं पर डे कंटिन्यू रखूँगा। ये मेरा पहला सेट है और आपको हर दिन 100 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे या आगे आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप प्रत्येक दिन मेरे इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? दिग्विजय की नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम से किसने पुकारा था? ये कोई यात्री थे जो पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। मेगास्थनीज ने कहा था, फाहियान ने कहा था, इसिंग ने कहा था या अलबर्नी ने कहा था?
आपका सही आंसर होगा मेगास्थनीज ने कहा था। ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आए थे और इन्होंने, मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। ये लैटिन ग्रीक नेम जो है पाटलिपुत्र का पॉलीब्रोथा कहा था। और जैसे चंद्रगुप्त प्रथम को सैंडोकोट्स वगैरह कहा था, तो उसी तरह से पाटलिपुत्र को इसने पॉलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। एक छत्र या एकराट की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? घनानंद, महापद्मनंद, सिकंदर या अशोक? आपका सही आंसर होगा महापद्मनंद। यह नंदवंश का संस्थापक भी था। नंदवंश के ही अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा गया था कि एक छत्र या एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मनंद ने धारण किया था। जटायु की मूर्ति कहाँ स्थित है? जटायु, जो रामायण में आपने कहानी सुनी होगी, जब सीता माता का हरण होता है तो रावण जब लेके जाता है तो उससे जटायु लड़ाई करता है। और ये जटायु की मूर्ति सबसे बहुत बड़ी ही मूर्ति है। ये किस जगह पे स्थित है? न्यूयॉर्क में है, काठमांडू में है, केरल में है या इंग्लैंड में है? आपका सही आंसर होगा केरल में है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया? पहला गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहला गोल्डन टाइगर पाया गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? असम में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हैंगिंग गार्डन्स कहाँ स्थित है? मुंबई में, भोपाल में, लखनऊ में, शिमला में? आपका सही आंसर होगा मुंबई में। हैंगिंग गार्डन भारत में कहाँ पे स्थित है? तो भारत में हैंगिंग गार्डन मुंबई में स्थित है। ये फेमस टूरिस्ट साइट है मुंबई का। भारत में BMW के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? अभी हाल ही में भारत के में BMW के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, मानुषी चिल्लर? आपका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ये भारत में BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं। BMW एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसके भारत के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक जो 1912 में डूबा था, तो ये किस देश का जहाज था? संयुक्त राज्य अमेरिका का था, जापान का था, चीन का था या फिर ग्रेट ब्रिटेन का था? आपका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था टाइटैनिक। ये पैसेंजर शिप था जो डूब गया था बर्फ़ के आइसबर्ग से टकराने के कारण। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यह भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ये प्राइवेट कंपनियां इसका संचालन करती है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। तो ये भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या तेलंगाना में है? आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था। भारत के किस राज्य में मुंद्रा पावर प्लांट स्थित है? मुंद्रा पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो मुंद्रा पावर प्लांट जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत में प्रथम विज्ञान नगरी
कहाँ स्थित है? फर्स्ट साइंस सिटी इन इंडिया कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में या चेन्नई में स्थापित किया गया था। आपका सही आंसर होगा कोलकाता में। प्रथम विज्ञान नगरी या फर्स्ट साइंस सिटी ये कोलकाता में है। बारावर की गुफाएं किस काल की मानी जाती है? गुप्त काल की, हड़प्पा काल की, मुगल काल की या मौर्य काल की? मीन्स बारावर की गुफाओं का निर्माण किस शासकों ने किया था? गुप्त काल के शासकों ने, हड़प्पा काल में किया गया था, मुगल काल में किया गया था या मौर्य काल में किया गया था? तो बारावर की गुफाएं मौर्य काल में स्थापित किया गया था और ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए ही किया गया था। मौर्य काल में ये बारावर की गुफाएं और ये बिहार में स्थित है। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? प्लेटिनम को, टाइटेनियम को, सोडियम को या फिर मैग्नीज को कहा जाता है? फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा टाइटेनियम को। तो किस धातु को कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? यह नदी डेल्टा भारत का भी सबसे बड़ा है और विश्व का भी सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। चापकर डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, रुंडित डेल्टा, इसमें से कौन सा डेल्टा है जो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं या सुंदरी वृक्ष होते हैं जिसका रंग जो होता है वो लाल होता है और इसी के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। मांड्या और मैरिनो किसकी किस्में हैं? बकरी की किस्में हैं, भेड़ की किस्में हैं, गाय की किस्में हैं या घोड़े की किस्में हैं? आपका सही आंसर होगा भेड़ की। ये सिर्फ जो भेड़ होता है इसकी दो किस्मों का नाम है मांड्या और मैरिनो। तो ये किसकी किस्में हैं? भेड़ की किस्में हैं। तो राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है वो किस तरह की शक्तियां हैं? एक न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है या फिर लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियां हैं या फिर वो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति है वो एक जुडिशियरी पावर है। राष्ट्रपति को डिफरेंट पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए गए हैं। मैंने राष्ट्रपति पे एक वीडियो भी बनाए हैं, अगर आपको इसके बारे में मालूम ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो एक न्यायिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मैं बात कर रहा हूँ संसद की, ना कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2, 12, 14, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 14। 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। टोटल 14 सदस्य राष्ट्रपति संसद में मनोनीत कर सकता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार पर जो भी केस होते हैं उसको किस तरह से सुलझाया जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में,
इसकी देखरेख करने का कार्य भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल करता है। विधि अधिकारी यह होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? हमारे संविधान में किस तरह की नागरिकता दी गई है? इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं। बट दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि आप अगर बिहार में रह रहे हैं तो आप अगर मुंबई में रहना चाहिएगा या फिर महाराष्ट्र आप जाना चाहिएगा तो वहाँ पे आपको अलग से नागरिकता लेना पड़ेगा। वहाँ पे रहने के लिए आपको अलग से नागरिकता लेना पड़ेगा। तो ये दोहरी नागरिकता होती है, जबकि हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप चाहे बिहार में रहे, यूपी में रहे, कहीं भी जाके आप बस सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था? कृषि प्रधान था, नगरीय सभ्यता थी, या ग्रामीण सभ्यता थी? इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद कौन सा था? चेदी, वत्स, अस्मक, अवंती? आपका सही आंसर होगा अस्मक। और मैंने एक वीडियो बनाए थे मगध के उत्कर्ष एवं 16 महाजनपद। वो वीडियो में मैंने इसको बताया था, स्पेशली बताया था कि अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत का महाजनपद था 16 महाजनपदों में। दक्षिण भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात, दक्षिण भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? होंगनेकल, कुंचिकल, धुआंधार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा होंगनेकल वाटरफॉल। इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? ग्वालियर में, चेन्नई में, मदुरई में, मथुरा में? आपका सही आंसर होगा मथुरा में। भारत का सबसे पहला हाथी अस्पताल जहाँ पे हाथियों का इलाज किया जाता है वो अस्पताल यूपी के मथुरा में खोला गया। भारत का मिल्कमैन नाम किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया? नॉर्मली बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है और इसीलिए इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित होता है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, मणिपुर में, असम में? माजुली द्वीप जो है ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, असम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से, कांसा से, तांबा से, इनमें से कोई नहीं। मैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, अपरिचित थे?
आपका सही आंसर होगा लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से अगले सेट 2 में मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप प्रत्येक दिन मेरे इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं सेट 2 के साथ।